बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। हम जानते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये आपको भी पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देते हैं महत्वपूर्ण जानकारी जिसका आप लाभ उठाते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं वैसे ही महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आप तक पहुंचाएंगे। मगर उससे पहले किसान भाइयों, हम देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुषी खलकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। आवास निर्माण के लिए गढ़वा के मछली पालक ले सकते हैं वेद व्यास आवास योजना से लाभ। रामगढ़ में FIDF योजना के तहत मछली पालन विकास कार्यों के लिए ले सकते हैं ऋण। अगाध फूल गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा अर्ली। अब समाचार विस्तार से। गढ़वा जिला में मछली पालकों और परंपरागत मछुआरों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए वेद व्यास आवास योजना चलाई जा रही है। इसमें एक परिवार के एक ही योग्य लाभुक का चयन किया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि वे इससे पहले किसी सरकारी आवास योजना से लाभ नहीं लिए हों। लाभुक को सरकार से 1,20,000 रुपये की अनुदान राशि मिलेगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय गढ़वा में 29 जून तक आवेदन दे सकते हैं। रामगढ़ के मछली पालकों के लिए एक सूचना जारी की गई है। इस सूचना के अनुसार भारत सरकार की नई योजना FIDF के तहत मछली पालन विकास कार्यों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध है। इसमें 80% ऋण और 20% लाभुक का अंशदान होगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए रामगढ़ जिला मत्स्य कार्यालय में 29 जून तक आवेदन दिया जा सकता है। किसान भाइयों, फ्रेंच बीन फसल में कई कीट लगने का खतरा बना रहता है। कृषि विशेषज्ञ की सलाह है कि कीट नियंत्रण के लिए रासायनिक दवा का उपयोग न करके जैविक कीटनाशी यानी नीम निर्मित दवा नीमीसाइड या नीमाक्लोर का उपयोग करें। फ्रेंच बीन सहित अन्य सब्जी फसलों पर कीट नियंत्रण के लिए जब हम रासायनिक कीटनाशी का छिड़काव करते हैं तो हो सकता है कि हम पर उसका दुष्प्रभाव भी हो, जबकि नीम निर्मित जैविक कीटनाशी से ऐसे खतरे की कोई संभावना नहीं है। इसलिए फ्रेंच बीन में कीट नियंत्रण के लिए नीम से बनी नीमीसाइड या नीमाक्लोर दवा 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कोई भी कीड़ा मारने की दवा आप दे रहे हो तो वो जहर है, और जहर जब आप उस फली को खाएंगे तो वो जहर आप में भी जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो जहर, रासायनिक जहर ना दिया जाए। इसलिए हम अब अनुशंसा करते हैं कि आप नीम से बनी हुई जो कीटनाशक है उसका इस्तेमाल करें। जैसे नीमीसाइड, नीमाक्लोर करके दवाएं आती हैं, 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में डाल करके उसका घोल का छिड़काव करेंगे तो। राज्य के जो किसान अगाध फूलगोभी की खेती करना चाहते हैं वे बिचड़ा तैयार करने के लिए अभी बीज बो सकते हैं, जबकि तैयार बिचड़ों को जुलाई प्रथम सप्ताह तक खेत में लगा सकते हैं। अगाध फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करें, आइए इस बारे में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। फूलगोभी लगाने के लिए जो अगेती फसल जो है हमारा, उसके लिए हम 10 से 15 जून तक हम बिचड़ा गिरा देते हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह में हमारा बिचड़ा तैयार हो जाता है और उस समय जो है हम फूलगोभी को लगाएंगे तो हमको उपज अच्छा मिलेगा। पूसा अर्ली केतकी है, हाजीपुर की एक वैरायटी है, हाजीपुर अर्ली है, फिर सबौर से एक वैरायटी जो अर्ली निकली है, और पूसा दीपाली करके ये वैरायटियाँ हैं जो कि उपयुक्त हैं। और कुछ जो है प्राइवेट कंपनियों का भी हाइब्रिड सीड मिल रहा है, वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है।
जो किसान अपने खेत की पहली गहरी जुताई करना चाहते हैं वो इस काम के लिए मोल्ड बोर्ड हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 10 सेंटीमीटर चौड़ा हल लगा होता है। इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। आज हम मिलेंगे रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड स्थित सगरा टोली गांव के आनंद बेदिया से। ये जब बाहर के शहरों में मजदूरी करके अपने परिवार की गरीबी दूर नहीं कर सके तो अपने गांव की मिट्टी ने इन्हें संभाला। बहुत छोटा से सोच रहे थे कि घर परिवार को कैसे चलाना है बोल के इधर उधर बहुत जगह में काम किए। फर्स्ट गए कि टाटा गए थे जेसीबी सीखने के लिए, तो वहाँ कुछ दिन रुके, वहाँ सीखने नहीं सके तो कुछ उसके बाद चल गए बेंगलोर। वहाँ से जब वापस आए तो मेरा बड़े भाई सरजू जी बताए कि खेती बाड़ी करो, इससे थोड़ा आपका कुछ हो जाएगा। काहे कि बाहर में जितना दिन हम रुके उससे मेरा कुछ भी नहीं हुआ, और घर में सब परिवार के साथ में रह के भी हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, उतना ज़्यादा कमा रहे हैं कि जितना मेरा रोजी रोटी चल जाए। आइए आज हम जानते हैं भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीटों की रोकथाम करें। किसान भाई, आप अपने भिंडी की खड़ी फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए स्थान सुनिश्चित करें। प्रति एकड़ की दर से 10 पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। ये पक्षी कीटों को खाते हैं जिससे फसल सुरक्षित रहती है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि से संबंधी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियां अभी और भी हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, मगर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि हम आपको देते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर हम तसर कीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे और इसी के लिए हम आपको सीधे जोड़ देते हैं स्टूडियो से। हमारे साथ किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, झारखंड एक वन प्रदेश है और यहाँ पर तसर उत्पादन की तमाम संभावनाएं हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो तसर उत्पादन के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। उन किसान भाइयों को ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से वो तैयारी करें, कब तैयारी करें, किस तरह की आमदनी हो सकती है। इन तमाम बातों पर हमारी आज चर्चा होगी और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आलोक सहाय, जो कि तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी रांची में बतौर निदेशक कार्यरत हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आप तसर उत्पादन के क्षेत्र में जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारियाँ आपको मिलेंगी। सर, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे किसान भाई ऐसे भी हैं जो जुड़ना चाहते हैं, उनको जानकारी नहीं हो पाती है कि असल में समय क्या होना चाहिए, कब इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। ऐसा है कि
झारखंड के किसानों को ये बात मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि तसर की खेती यहाँ 2 फसल के रूप में ली जा सकती है। प्रथम फसल की तैयारी और प्रथम फसल का जो टाइम है, समय है, वो मई से लेकर शुरुआत होता है, लेकिन 15 जून से लेकर ये 20 जुलाई के बीच में प्रथम फसल का कार्यक्रम चलता है और इस समय ये फसल का ये पालन कर सकते हैं। द्वितीय फसल जो है वो अगस्त से सितंबर के बीच में होता है जी। तो ये 2 फसल इनको इस झारखंड के क्लाइमेट में मिलेगा, क्योंकि झारखंड थोड़ा ठंडा प्रदेश है, इसलिए यहाँ तृतीय फसल नहीं ली जा सकती है। वैसे इस तसर कल्चर में 3 फसल लेने की भी गुंजाइश है। बिल्कुल। सर, अभी जून का महीना चल रहा है, काफ़ी प्रचंड गर्मी भी है इस वक्त और बहुत सारे किसान भाई हैं ये समझ नहीं पाते हैं कि इस वक्त क्या तैयारी करनी चाहिए, तो ऐसे किसानों के लिए क्या संदेश है? किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जून में ऐसी कोई तैयारी नहीं शुरू करनी है इनको, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से करनी पड़ती है। जून तो एक ऐसा समय है जिसमें कि कोसे से तितलियां निकलना शुरू कर देती हैं जी। तो उन कोसों को ऐसे तितलियों से जब कोसे से तितलियां निकलने लगती हैं तो बीजागार में इसकी तैयारी होती है जी। उसके पहले की तैयारी जो है सो कीट पालन के लिए उनकी करनी पड़ती है। तो ये 3 डायमेंशन में इसकी तैयारी करनी पड़ती है। पहली है कि कीट पालन के लिए जो उनका पौधा है उसकी तैयारी उनको शुरू से करनी पड़ती है। पौधे का रोपाई, छंटाई, उसकी देखभाल, खादों का वितरण इत्यादि। और ये सब करने के बाद जब पौधे तैयार हो जाते हैं, चूँकि जब बीजागार में किसान लगते हैं तो उन्हें पौधा के लिए उतना समय नहीं मिल पाता है, तो बीजागार का काम करने के पहले ये पौधे की तैयारी वो अपने कीट पालन के क्षेत्र को पूरे साफ सुथरा कर पौधे की देख रेख कर पौधे को उन्नत बनाकर तैयार रखते हैं जी। और जून महीने से 15 तारीख से कोसे से तितलियां निकलना शुरू कर देती हैं। तो आप पौधे की बात कर रहे हैं, पौधे की तैयारी की बात है, किस तरह के पौधों का चुनाव करना चाहिए? पौधे देखिए, इसके तसर के कीट पालन के लिए 2 प्रकार के पौधे मुख्यतः हैं जिसको कि यूज किए जा रहे हैं। एक है अर्जुन और दूसरा है आसन जी। अर्जुन और आसन ये दोनों पौधे जो हैं सो जंगली क्षेत्र में भी मिलते हैं और इसका पौधारोपण भी किया जाता है। अच्छा। जो पौधारोपण किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमेटिक प्लांटेशन। अच्छा। और इसमें एक सिस्टमेटिक वे में कल्चर होता है, सारे पौधे एक साथ लगाए जाते हैं। और जो जंगली पौधे पर खेती होती है वो आप जानते हैं कि जंगली क्षेत्र जो है सो साल के पौधे से आच्छादित है, लेकिन साल के पौधे के बीच में अर्जुन और आसन के पौधे भी पाए जाते हैं जिस पर किसान आराम से इसको खेती कर सकते हैं, तसर के कीट पालन कर सकते हैं। तो उसके लिए इनको तैयारी जनवरी माह से शुरू करनी पड़ती है। अच्छा। जनवरी एक ऐसा समय है जिसमें कि खाद पौधे की गुड़ाई और उसमें खाद का देना और फिर फरवरी से मार्च के बीच में इसकी छंटाई की जाती है। छंटाई करने का तात्पर्य यह है कि छंटाई करने से जो पत्ते निकलते हैं नए, वो पत्ते जो प्रथम अवस्था के कीड़े होते हैं तसल के, उनके लिए वो सुगम और सुलभ होते हैं। अच्छा। और उपयुक्त होते हैं, क्योंकि जब पत्ते मैच्योर्ड हो जाते हैं तो वो बड़े कीड़े के लिए उपयुक्त होते हैं। अच्छा। जो नवजात कीड़े होते हैं प्रथम अवस्था के, उनके लिए वो गुणवत्ते पत्ते, कोमल पत्ते ही होते हैं जिसके लिए छंटाई की आवश्यकता होती है। तो ये कार्यक्रम उनको फरवरी मार्च में करना ही चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे किसान हैं सर जिनके पास अपनी ज़मीन है, वो पारंपरिक खेती से हटकर भी कुछ सोचना चाहते हैं कि तसर का उत्पादन करें, अधिक लाभ हो। तो आमदनी की दृष्टि से अगर देखें तो किस तरह से ये लाभदायक हो सकता है? या इसके अलावे जो खेत है उसके अलावा भी कोई हम लोगों ने ज़्यादातर किसानों को इसलिए इनकरेज किया है कि खेती वाले खेत में तो ये बहुत अच्छा उसका पौधे का उपजता है, ये अर्जुन और आसन के पौधे। अगर खेती के लायक जमीन नहीं भी है, बंजर भूमि भी है, तब पर भी हमारा ये अर्जुन और आसन जो खाद पौधा है ये बड़ा सुगमता से वहाँ होता है। अच्छा। तो खेती वाले जो जमीन है उसको किसान भाई अगर ना यूज करके, किसान भाई अपने जो परंपरागत खेती है उस पर करते हुए जो उनकी परती जमीन जिसको कहते हैं, टाण कहते हैं, वैसे जमीन पर भी अर्जुन और आसन की खेती वो कर सकते हैं, जिससे उनको एडिशनल इनकम, अतिरिक्त आमदनी मिलेगी। अक्सर झारखंड जैसे प्रदेश में देखते हैं कि टाण जमीन का बहुत उपयोग नहीं कर पाते हैं किसान भाई, पानी का भी अभाव होता है, तो उसमें ये काम हो सकता है, सुगमतापूर्वक हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ कि टाण में वैसे जिसमें कि अन्य पौधे नहीं उगते हैं सुगमता से, ये बड़े सुगमता से उग जाते हैं
और इनको पानी की भी उतनी आवश्यकता नहीं होती, जो बरसात की पानी है वही काफ़ी इनके लिए। तो ऐसे किसानों को मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अर्जुन और आसन की जो पौधे हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उनकी जो छोटे पौधे का जो पौधारोपण करना है, उनको सीडलिंग बनाना है, वो सब की पद्धति हम लोग उनको अपने संस्थान के माध्यम से, हमारे जो केंद्र हैं झारखंड में, उनके माध्यम से सारे किसानों को यदा कदा बताते रहते हैं। जब भी उनकी तरफ से कोई जानकारी की ज़रूरत होती है तो उनको जानकारी मुहैया भी कराया जाता है। बिल्कुल, आपने जानकारियों की बात की और आपके केंद्र में प्रशिक्षण शब्द भी जुड़ा आपके संस्थान में। तो ऐसे किसान भाई जो शिक्षित हैं या इससे जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से आपके साथ जुड़े वो? हमारे यहाँ झारखंड में ये हमारा संस्थान अवस्थित है। ये पूरे देश को देख रहा है यहाँ से, लेकिन झारखंड काफ़ी पुराना भी है। काफ़ी पुराना भी है, मगर झारखंड के लिए एक ये समझिए कि वरदान है कि ये संस्थान रांची में है। तो रांची में तो मुख्य संस्थान हमारा है, इसके अलावा हमारे खरसवां एरिया, हमारे नोआमुंडी एरिया, हमारे दुमका एरिया, हमारे पाकुड़ एरिया, देवघर एरिया, सारे क्षेत्रों में केंद्र हमारे हैं जो कि इसी संस्थान के द्वारा देखे जा रहे हैं। तो किसान भाई को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस क्षेत्र में वो रहते हैं उस क्षेत्र में ही हमारा केंद्र है, वो उसी क्षेत्र में रहकर भी कीट पालन कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड में 2 मुख्य भाग हैं, एक है कोल्हान एरिया जिसको हम लोग चाईबासा एरिया के बारे में बोलते हैं, और एक है संथाल जो दुमका और देवघर के तरफ। तो ये दोनों क्षेत्र में बड़े दिनों से तसर कल्चर किए जा रही हैं और तसर कल्चर की संभावनाएं बहुत हैं। जो किसान नए किसानी से जुड़ना चाहते हैं वो इन 2 क्षेत्रों में हमारे केंद्र हैं। दुमका में हमारा केंद्र है, देवघर में हमारा केंद्र है, खरसवां में हमारा केंद्र है और चक्रधरपुर में हमारा केंद्र है। वहाँ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी प्रशिक्षण इनको मिल सकता है। लेकिन अगर ये रांची संस्थान में आकर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो यहाँ इन्हें सारी चीज़ों का प्रशिक्षण एक साथ दिया जा सकता है। पौधारोपण, कीट पालन, धागाकरण, बीजागार, सारी चीज़ों की इन्हें जानकारी यहाँ मिल सकती है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण ये बात आती है कि कीट पालन करते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ नहीं हो पाती है किसानों को, तो कीट पालन के दौरान कौन कौन सी सावधानियाँ रखें, किस तरह की बातों का ध्यान रखें ताकि नुकसान कम हो? मैं किसान भाइयों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे अपने बच्चों को लोग पालते हैं उसी तरह से कीट पालन भी उसी तरीके से करने की आवश्यकता है। उन्हें भी ये समझना है कि जितना ध्यान वो इन कीड़ों को देंगे उतनी लाभ उनको मिलेगी जी। और जब छोटा बच्चा होता है उसके बीमारियों से ग्रसित होने की बहुत संभावनाएं होती हैं हम लोगों के बीच में, हम जानते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब छोटे कीड़े होते हैं तो छोटे कीड़ों में ये बीमारी और शत्रु कीड़े, पीड़क कीड़े बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो जो फसल का मुख्य नुकसान होता है वो प्रथम अवस्था, प्रथम चरण में ही हो जाता है। तो प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था के कीड़ों को विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने चाकी गार्डन और चाकी वर्म का कंसेप्ट लाया है, जिसमें क्या है कि पौधे को छोटे ऊंचाई पर रखा जाता है, 3 फीट की ऊंचाई पर रखी जाती है, और वो उससे जो कोमल पत्ते निकलते हैं वो प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था के कीड़े के लिए सुगम होते हैं। तो कीड़े को वहाँ रखा जाता है और उन सब चीज़ों से बचाव के लिए उनको एक मच्छरदानी से हम लोग ढक देते हैं। ये मच्छरदानी 75 पेड़ों को करीब करीब ढकता है और इसमें हम लोग 200 कीटांड का मतलब डिजीज फ्री लेइंग्स का बड़ा सुगमता से पालन कर सकते हैं। वैसे करने से किसान भाइयों को बिना ज़्यादा देख रेख किए हुए अपने फसल का ये 70% मतलब सुनिश्चित कर लेते हैं कि पाएंगे, 30% के नुकसान को बचा लेते हैं। तो ये कीट पालन में सबसे प्रथम उनको ये करने की आवश्यकता है। द्वितीय बात ये मैं आपको बताता हूँ कि जब कीट उससे जब बड़े अवस्था में आ जाते हैं तो मच्छरदानी से इन्हें बाहर निकाला जाता है। वैसे केस में फिर से पीड़क जंतु, पीड़क कीड़े और बीमारियां, जैसा कि आप जानते हैं वायरस और बैक्टीरिया बीमारी काफ़ी कॉमन होता है, तो ये बीमारियां भी तसर कीड़े को ग्रसित करती हैं। उनसे बचने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज करना है, विसंक्रमण की जरूरत है, विसंक्रमण की आवश्यकता होती है। तो विसंक्रमण के लिए हम लोगों ने बहुत सुगम चीज़ निकाला है, 1% ब्लीचिंग पाउडर, अच्छा, और 90% चूना। इसका मिश्रण करके अगर वो छिड़काव करते हैं तो वायरस बीमारी और बैक्टीरिया बीमारी से उनकी देख रेख बहुत अच्छी से हो जाएगी और कीड़े आपके सफल कोसा उत्पादन करेंगे। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनको कि उनको देखने की आवश्यकता है
और इसका प्रशिक्षण भी हम लोग देते हैं, ऑन दी स्पॉट भी देते हैं, उनको कराते भी हैं। और जब भी उनकी सुविधा है सरकारी तंत्रों के द्वारा माध्यम से हम लोग उसको उनको विसंक्रमण की जो सामग्री है वो भी उपलब्ध कराते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ ले सकें। बिल्कुल। कीट पालन के संबंध में जो आपने जानकारी दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। किसान भाई अगर देख रहे हैं तो उनको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। कुछ भी हो, काम कुछ भी हो, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, आमदनी कितनी होगी, है ना? आमदनी बहुत महत्वपूर्ण हो। तो जैसे बहुत सारे किसान भाई हैं, कोसा का उत्पादन किया, उसे बेच दिया, या विपणन की जो व्यवस्था है उससे कुछ कमाई होगी। किस तरह से, क्योंकि सरकार भी लगातार बात करती है कि आमदनी हर क्षेत्र में दुगुनी होनी चाहिए, कृषि के क्षेत्र में, कृषि का जो जितना भी है, तो क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? बहुत सामायिक प्रश्न आपने किया। एक होते हैं परंपरागत किसान, जो ट्रेडिशनल हम लोग किसान कहते हैं, वो तसर खेती जन्म जन्मांतर से करते चले आ रहे हैं, और उनकी आमदनी एक आती थी जो कि आज के डेट में आज भी 8 से 10 हज़ार रुपये। वैसे किसान को हम लोगों ने अपने प्रशिक्षण के माध्यम से, अपनी तकनीक के माध्यम से 17 से 18 हज़ार रुपये तक मुहैया कराया है अभी, और वो कर रहे हैं। लेकिन जब किसानों को आय दुगनी करने की बात आ रही है तो हम लोगों ने इसमें एक फैमिली कंसेप्ट को अडॉप्ट किया है। वो फैमिली कंसेप्ट ऐसा है कि हर परिवार में 3 तरह के स्तर के जनरली लोग पाए जाते हैं। एक बूढ़े बुजुर्ग हुए, एक यंग जनरेशन हुआ, और कुछ महिलाएं हुई। तो इन तीनों ग्रुप को सम्मिलित करके हम लोगों ने जो कंसेप्ट लाया है उसमें है कि कीट पालन में, जैसा मैंने बताया, ये बाह्य कीट पालन है। तो कीड़ों के देखभाल के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पीड़क कीड़े को भगाना, पशु पक्षी को भगाना, निगरानी के लिए जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे कार्यों के लिए बूढ़े बुजुर्ग उपयुक्त हैं। वो वहाँ रहकर आराम से अपने गुलेल के माध्यम से या आवाज़ निकाल कर किसी भी तरीके से उनको भगा सकते हैं और निगरानी कर सकते हैं। तो इससे फसल बच जाएगी। ये एक पहला और पहले ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट। दूसरा ग्रुप हमारा है जो कि कोसा अगर सफल बनकर आ जाता है तो उस कोसे से बीज उत्पादन, अभी तक बीज उत्पादन किसान भाई नहीं कर रहे थे। जब बीज उत्पादन की बात आती है तो अगर उसका वो उन्नत कोसा आ रहा है तो उससे बीज भी उन्नत निकलेगा। तो उन्नत बीज के लिए जो नर और मादा कोसाएं आती हैं जिनको बीजागार में रखा जाता है, उससे नर और मादा तितली निकलती हैं जिन्हें हम लोग मौत कहते हैं। वो तितली युग्मन करके अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो मादा तितली के द्वारा अंडा दिया गया है वो अंडा सही है या नहीं है, इसकी जांच के लिए मादा तितली के उदर को काट कर उसको टेस्ट किया जाता है सूक्ष्मदर्शी के तहत। तो मादा तितली के उदर को काट कर उसको हम लोग एक यंत्र में पीसते हैं, मोटल पेशल कहलाता है वो। उसमें पीस कर सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। अगर उसमें परिजीवी नज़र आ जाते हैं तो उनके द्वारा, उस मादा तितली के द्वारा दिए गए अंडे को हम लोग छांट देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अगर उसमें कोई परिजीवी नज़र नहीं आता है, कोई डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन नज़र नहीं आता है, तो उनके द्वारा दिए गए अंडे को हम लोग डिजीज फ्री लेइंग्स मानते हैं। इस काम के लिए जो हमने युवा वर्ग बताया, युवा वर्ग को हम लोग माइक्रोस्कोप के से मदर मौथ एग्जामिनेशन, मतलब मादा तितली के सूक्ष्मदर्शी का जो टेस्ट होता है उसकी जानकारी, उसकी प्रशिक्षण देते हैं। मतलब आम युवा भी कर सकता है, आम युवा भी कर सकता है, इसमें पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका भी थोड़ा आई साइट ठीक है वो व्यक्ति आराम से कर सकता है और कर रहा है। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद और जानकारी हो ही जा रही है। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि आप ही के बीच के खरसवां एरिया के किसान भाई ने 15 दिनों के अंदर में बीजागार से 80,000 रुपये तक की आमदनी की है, सिर्फ 15 दिन में 80,000 रुपये। तो ये मैं आपके माध्यम से बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि जो भी किसान भाई अगर बीजागार करने में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उसकी भी प्रशिक्षण हम लोगों के यहाँ उपलब्ध है। वो कार्य करके वो मात्र 15 से 17 दिनों में आप अपने क्षमता अनुसार 80 से 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। बिल्कुल। और तृतीय वर्ग जो है हमारा वो महिला वर्ग है जी। तो तृतीय वर्ग महिला जब है, महिला जब कोसे से तितली निकल जाती है, नर और मादा, कोसा को पियर्स हो जाता है, खाली कोसा हो जाता है, उस कोसे से धागा निकलता है जी। और वो धागा निकालने के लिए किसी मशीन की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो अर्दन पॉट होता है, मतलब जो पानी पीने वाले घड़े होते हैं, उस घड़े के माध्यम से भी वो जो धागा निकलता है वो घींचा धागा कहलाता है और उसकी कीमत 2,500 से 3,000 के बीच
मिलती है तो महिलाएं उससे आमदनी ले सकते हैं। जो हमारे युवा वर्ग हैं वो अंडा बनाते हैं तो अंडे का 12 रुपया एक डिजीज फ्री लेग्स की कीमत है। और जो किसान भाई कोसा उत्पादन करने में मदद कर रहे हैं उस कोसा को भी अगर बेचते हैं उससे 17-18 हज़ार की आमदनी। और पूरा परिवार इसमें लग अगर सकता पूरा है, परिवार पूरे लग परिवार जाता को है रोजगार मिल जाएगा। तो हाँ वो पूरा परिवार को एक रोजगार मिल जा रहा है। 17-18 हज़ार की आमदनी अंडे बनने पर सीधा 20 से 25 हज़ार हो जाती है। और जब उसका धागा बना दिया जाता है तो ये 35 से 40 हज़ार के बीच में आ जाती है। तो एक परिवार अगर एक समय देता है 40 दिनों का तो वो वैल्यू एडिशन होते हुए उनको 45 से 50 हज़ार रुपये तक आमदनी हो सकती है। ये इनके क्षमता पर है। मैं तो एक मिनिमम साइज में बताया, अगर ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते हैं तो ये लाख से ऊपर इसकी आमदनी आराम से हो सकती है। और अगर बड़ा क्षेत्र है तो समूह में भी तो कर सकते हैं। समूह में अभी हम लोगों ने करने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी किया है। अगर समूह में करते हैं तो कोई व्यक्ति अपने घर का कार्य कर रहा है तो उसके बदले में दूसरे व्यक्ति देख रेख कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का चीज़ होता है तो हम लोगों ने 20 आदमियों का एक समूह बनाया जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप कंसेप्ट। जी। तो स्वयं सहायता जो समूह है इसके तहत 20 व्यक्तियों को हम लोग ने चिन्हित किया है कि आप 20 व्यक्तियों का एक समूह बनाइए। इसमें 3 व्यक्ति अंडा बनाने का कार्य करेगा और बाकी 17 व्यक्ति जो है वाणिज्य कीट पालन करेगा, इसे कॉमर्शियल रेयरिंग कहते हैं। और इसकी टोटल आमदनी जो है इतनी हो जा रही है जिससे कि ये न सरकार पर निर्भर हो रहे हैं न ये किसी एनजीओ पर निर्भर कर रहे हैं। ये स्वयं सहायता कर कर खुद ही किसी एक व्यक्ति को कभी टीवी मुहैया करा दे रहे हैं, कभी किसी दूसरे व्यक्ति को साइकिल मुहैया करा दे रहे हैं। सारा कार्य ये अपने आमदनी पर ही कर रहे हैं। तो ऐसे के लिए ये स्वयं सहायता समूह बहुत ही उपयुक्त होता है। और विपणन में भी सुविधा होती है इसमें। हाँ, विपणन में भी सुविधा। जब मार्केट ज़्यादा हो जाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसान भाइयों को धागाकरण और कोसों की बिक्री के लिए झारखंड में जाने की आवश्यकता कहीं नहीं। अगर वो समूह में करते हैं, अगर पता लग जाता है एजेंसी को कि ये समूह में इतने कोसे इनके पास है तो कोसा आराम से इनके घर पर से लोग आकर ले जाते हैं। हम लोगों ने एक रॉ मटेरियल बैंक बनाया है, कच्चा माल बैंक जिसको कहते हैं। उस कच्चे माल बैंक में मिनिमम प्राइस फिक्स किया गया है। जैसे एक कोसे का दाम 3 रुपया है। अगर किसान भाई को कहीं भी नहीं बिक रहा है कोसा उनका तो वो 3 रुपये में तो निश्चित करके हमारे यहाँ बेच सकते हैं हमारे बैंक में। अगर 3 रुपये से बाहर ज़्यादा उनकी कमाई मिल रही है, उनको कोई महाजन मिल रहा है तो वहाँ पर जाकर बेचें, फ्री हैं वहाँ बेचने के लिए। तो ये मतलब अगर उत्पादन हो गया तो बिक्री की कोई चिंता नहीं, बिक्री की कोई चिंता नहीं। संस्थान के द्वारा खरीद लिया, संस्थान के द्वारा भी खरीदने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। तो किसान भाइयों को इसमें पहल करना है, आगे आना है। वो अगर इच्छा दिखाएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उन्हें पूर्ण रूप से मदद करने के लिए सदा तत्पर हैं। बिल्कुल। किसान भाइयों, अगर आप तसर उत्पादन के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, अच्छी आमदनी होगी। तो आप इससे जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। सर, आप हमारे कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।